वेलकम बैक क्लास। अब हम लोग इस पार्ट में कंटिन्यू करेंगे नॉन ट्रेडिशनल नोशंस आपका। तो इसमें आप देखोगे कि नॉन ट्रेडिशनल नोशंस में वी विल गो बियॉन्ड मिलिट्री थ्रेट्स, है ना। मिलिट्री थ्रेट के बियॉन्ड जाएंगे। हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जो चीज़ें अफेक्ट करती हैं ह्यूमन एग्जिस्टेंस को, है ना, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे यहाँ पर किस तरीके से जो ट्रेडिशनल हैं वो अफेक्ट करते हैं और नॉन ट्रेडिशनल यहाँ पर अफेक्ट करते हैं ह्यूमन एग्जिस्टेंस को। ठीक है, साथ ही साथ आप देखोगे कि हियर वी विल डिस्कस कि एलिमेंट्स ऑफ सिक्योरिटी क्या होते हैं, है ना। सिक्योरिटी के एलिमेंट्स, पहला एलिमेंट क्या है कि क्या सिक्योर कर रहे हैं हम, व्हाट इज बीइंग सिक्योर्ड। दूसरा क्या है, किस तरीके के थ्रेट से, काइंड ऑफ थ्रेट्स, है ना, क्या सिक्योर कर रहे हैं, किस तरीके के थ्रेट्स से सिक्योर कर रहे हैं। और चौथा है अप्रोच टू सिक्योरिटी, बाय व्हाट वे। ठीक, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देखोगे इस पार्ट में। देन मूविंग ऑन, तो आप यहाँ पर देखोगे कि सिक्योरिटी फॉर हु, है ना, किसके लिए क्या चीज़ सिक्योर हो रही है। तो ट्रेडिशनल कंसेप्शन में आप देखोगे कि रेफरेंट इज द स्टेट विद इट्स टेरिटरी एंड द गवर्निंग इंस्टीट्यूशन। तो जब आप यहाँ पर बात करते हो ट्रेडिशनल नोशन में, तो हम देखते हैं वहाँ पर हम मिलिट्री थ्रेट की बात कर रहे थे। तो वी वर डिस्कसिंग कि मिलिट्री थ्रेट किसको था, गवर्नमेंट को था, स्टेट को था, नेशन को था, है ना, नेशन स्टेट की बात कर रहे थे। बट जब हम यहाँ पर नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में बात करते हैं तो द रेफरेंट इज सिटीजन्स। रेफरेंट जो होंगे वो सिटीजन्स होंगे। सिटीजन्स आप देखते हो कि उनके ऊपर क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में हम सिर्फ स्टेट की सिक्योरिटी की बात नहीं करेंगे, हम लोग बात करेंगे ह्यूमन की सिक्योरिटी, है ना, ह्यूमन काइंड, सिक्योरिटी फॉर अस ऑल। तो ह्यूमन सिक्योरिटी, ग्लोबल सिक्योरिटी, इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो आप देखो कि ह्यूमन सिक्योरिटी क्या होगा। ह्यूमन सिक्योरिटी मतलब सिंपल सा आपका ये है कि जो सिटीजन्स हैं किसी स्टेट के, है ना, उनका प्रोटेक्शन, स्टेट के प्रोटेक्शन की बात नहीं कर रहे हम लोग, बात कर रहे हैं सिक्योरिटी ऑफ जो पॉपुलेशन होगी। ठीक है, तो आप देखोगे कि सिर्फ स्टेट को प्रिवेंट कर लेने से, सिक्योर कर लेने से यू कैनॉट सिक्योर सिक्योरिटी ऑफ पॉपुलेशन। आपने अगर मिलिट्री अटैक से कंट्रीज़ को प्रिवेंट कर लिया है या चीज़ें बचा ली हैं, बट अगर अटैक हुआ है तो डैमेज उससे सिविलियन पॉपुलेशन पे भी तो होगा। तो जस्ट बिकॉज आपने कंट्री को मैनेज कर लिया है एक्सटर्नल थ्रेट से सिक्योर करने में, दैट डज नॉट मीन कि आपने अपने पॉपुलेशन को या सिटीजन्स को भी सिक्योर कर लिया है। ठीक, गवर्नमेंट का मेन गोल क्या होगा सॉरी, तो गवर्नमेंट का मेन गोल ये होगा कि हमको अपने सिटीजन्स को भी बचाना है। सिटीजन्स को बचाना है का मतलब कि सिटीजन्स को भी हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, नॉट जस्ट आवर नेशन। तो आप देखते हो कि ह्यूमन सिक्योरिटी का जो प्राइमरी गोल होगा, जैसे यहाँ पे मेंशन है, इज प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स। देन अब आप देखोगे कि यहाँ पर ह्यूमन सिक्योरिटी की जो बात करते हैं कि नैरो कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी हम लोगों ने लिया है, तो फोकस ऑन वायलेंट थ्रेट्स टू इंडिविजुअल्स, है ना, फ्रॉम इंटरनल वायलेंस। इसका मतलब क्या हुआ, आप जनरली पाओगे कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो गवर्नमेंट होती है दैट इज डूइंग अट्रॉसिटीज, दैट इज परफॉर्मिंग, क्या कहते हैं, थिंग्स विच आर थ्रेट्स टू सिक्योरिटी ऑफ पॉपुलेशन। आप देखो, जैसे एग्जाम्पल समझो कि मान लेते हैं कोई कंट्री है तो वो किसी दूसरी कंट्री पर अटैक करे, तो दोनों में वॉर चल रहा है, चीज़ें हो गई, अलग बात है, ठीक है, एक डैमेज हो जाएगा। बट अब आप जब देखो, जब वॉर नहीं हो रहा है उसके बाद भी पीपल आर नॉट सिक्योर्ड। क्यों? क्योंकि उनको कहीं ना कहीं इंटरनल थ्रेट है। अब इंटरनल थ्रेट आपका कैसे हो सकता है, गवर्नमेंट से हो सकता है, इंटरनली कई सारे ग्रुप्स में आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है जो कि वायलेंस का क्या कहते हैं स्ट्रक्चर ले लेगी, तो उससे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स और बढ़ जाएंगी। तो जैसे यूएन सेक्रेटरी जनरल कोफी अनान ने लिखा है ना, द प्रोटेक्शन ऑफ कम्युनिटीज़ एंड इंडिविजुअल्स फ्रॉम इंटरनल वायलेंस। तो सिक्योरिटी, जब ह्यूमन सिक्योरिटी की बात करते हैं तो दैट मीन्स कि प्रोटेक्शन करना है कम्युनिटी का और इंडिविजुअल्स का इंटरनल वायलेंस से। जो इंटरनल वायलेंस हो सकता है, अब इंटरनल वायलेंस आपका सिविल वॉर के फॉर्म में, आपका कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन डिफरेंट कम्युनिटीज़, डिफरेंट रीजन्स के फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, तो थ्रेट एजेंडा को इन्होंने क्या कहा है कि साथ ही साथ इसको वी नीड टू ब्रॉडन द कॉन्सेप्ट, हमको कॉन्सेप्ट को ब्रॉडन करना पड़ेगा।
इसको एक्सपैंड करना पड़ेगा। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि वायलेंस है, कि अगर दो लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रही है तो सिर्फ वही ह्यूमन सिक्योरिटी को थ्रेटन कर रहा है। ह्यूमन सिक्योरिटी में वी नीड टू इंक्लूड हंगर, है ना, हंगर, डिसीज़, आपका नेचुरल डिजास्टर्स, क्योंकि ये सारी चीज़ें भी लोगों की सिक्योरिटी अफेक्ट करती हैं। जैसे आपने क्लास 9th में आप पढ़ते हो फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, तो क्लास 9th में फूड सिक्योरिटी में आप ये देखते हो ना कि पीपल आर प्रोवाइडेड विद द फूड, एक्सेसिबिलिटी है, अफोर्डेबिलिटी है ना, ये सारी चीज़ें हैं। तो सिमिलर बेसिस पर आप यहाँ पर देखोगे जब हम किसी भी एक पर्टिकुलर पर्सन की, इंडिविजुअल की सिक्योरिटी की बात करेंगे या लोगों की सिक्योरिटी की बात करेंगे तो वी विल नॉट ओनली डिस्कस वायलेंस, वी विल ऑल्सो डिस्कस हंगर, डिसीज, नेचुरल डिजास्टर्स, क्योंकि इन सब से भी लोगों की सिक्योरिटी हैम्पर होती है। सॉरी। तो यहाँ पर क्या है, साथ ही साथ आप जेनोसाइड एंड टेररिज्म कंबाइन हो जाएगा, है ना। किसी कंट्री में जो है गवर्नमेंट ही चीज़ें कर रही है जिसकी वजह से लोग इंटरनली डिस्प्लेस हो रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल आपका बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। आपने लास्ट ईयर देखा बांग्लादेश में कि लास्ट ईयर बांग्लादेश में क्या हुआ था कि जब शेख हसीना को फ्ली करना पड़ा था बांग्लादेश, उसके बाद वहाँ पर मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो मुस्लिम्स थे उन लोगों ने अटैक करना स्टार्ट कर दिया माइनॉरिटीज़ पर। उसमें हिंदू, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, है ना, एवरीबॉडी वाज अटैक्ड, है ना। टेम्पल्स पर अटैक किया जा रहा है, लोगों पर अटैक कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि यहाँ पर भी एक देखते हो आप जेनोसाइड, क्योंकि एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन के ऊपर अटैक हो रहा है। पाकिस्तान में आप देखते हो, है ना, कि पाकिस्तान में जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो आपकी माइनॉरिटीज़ पर, और माइनॉरिटीज़ में आपके क्रिश्चियंस हो गए, है ना, आपके मुस्लिम्स हो, सॉरी, आपके हिंदू हो गए, सिख हो गए, इन पे अटैक करना। सेम चीज़ आप देखते हो अफगानिस्तान में, तो वहाँ से लोग फ्ली होके यहाँ पर आते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है, कि लोगों के ऊपर सिर्फ आप वायलेंस ऐसे ही नहीं हो रहा है, वायलेंस आपका अलग अलग फॉर्म में भी हो रहा है, जिसमें आप देख सकते हो जेनोसाइड। फिर टेररिज्म भी इंक्लूड अगर आप करो तो टेररिज्म में अगर आप देखो तो टेररिज्म में आप देखते हो कि इंटरनली, जैसे इंडिया में अगर हम बात करें, इंडिया में आप देखते हो कितने सारे सेपरेटिस्ट ग्रुप्स हैं जो इंडिया में इंटरनली अटैक करते हैं सिविलियंस के ऊपर, है ना। तो उससे क्या होता है कि टेररिस्ट एक्टिविटीज़ करते हैं, तो उनसे भी सिक्योरिटी थ्रेटन होती है। तो हमको ब्रॉड कॉन्सेप्ट लेकर चलना पड़ेगा, ब्रॉड कॉन्सेप्ट लेकर चलना पड़ेगा, देन ओनली वी कैन अज्यूम कि हाँ हम लोग एक सिक्योरिटी इंश्योर कर पाए हैं ह्यूमन पर्सपेक्टिव से, ठीक। तो ह्यूमन लिखा है यहाँ पर, ह्यूमन सिक्योरिटी पॉलिसी दे आर्ग्यू शुड प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम दीज थ्रेट्स एज वेल एज फ्रॉम वायलेंस। तो जब हम कॉन्सेप्ट को ब्रॉड करेंगे तो ह्यूमन सिक्योरिटी में आपको सिर्फ वायलेंस नहीं, वायलेंस के एडिशन में हंगर, डिसीज़, है ना, नेचुरल डिजास्टर्स, इन सब से भी आपको जब ह्यूमन को प्रोवाइड कर दोगे सिक्योरिटी, देन यू कैन से कि हाँ वी हैव प्रोवाइडेड सिक्योरिटी। तो अब आप देखो यहाँ पर हम लोग आते हैं ग्लोबल सिक्योरिटी की बात करते हैं, ग्लोबल सिक्योरिटी। अब ग्लोबल सिक्योरिटी क्या होगा कि ग्लोबल सिक्योरिटी की बात तब होगी जब आप देखोगे कि कंट्रीज़ आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो रही हैं, है ना। तो अर्ली 1990s में आप देखते हो कि कई सारी कंट्रीज, जैसे इंडिया में भी LPG आता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो आप देखते हो कि इस तरीके की चीज़ें आती हैं, और इससे क्या होता है, कंट्रीज़ जो पहले अलग अलग थी, सेपरेट थी विद बाउंड्रीज, अब सब इंटरमिंगलिंग होता है, एक ग्लोबल विलेज बन जाता है ना, मतलब एवरीबडी इज़ कनेक्टेड, एवरी कंट्री इज़ कनेक्टेड। तो इस तरीके से आप देखते हो कि चीज़ों का रिस्पॉन्स या नेचर भी ग्लोबल लेवल पे बढ़ जाता है। जैसे ग्लोबल वार्मिंग की बात कर लें, इंटरनेशनल टेररिज्म की बात कर लें, तो अगर टेररिज्म कंट्रीज़ अफेक्टेड हैं तो वो कंट्रीज़ अक्रॉस द ग्लोबल वर्ल्ड जो है, अक्रॉस द ग्लोबल वो चीज़ें अफेक्ट करेंगी, है ना। तो अगर टेररिज्म अफेक्ट कर रहा है इंडिया में तो वो सेम चीज़ अफेक्ट करेगा US में भी सॉरी, और सेम आपका अलग अलग कंट्रीज़ में, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। फिर साथ ही साथ आप देखते हो हेल्थ एपिडेमिक्स लाइक एड्स, है ना। तो हेल्थ एपिडेमिक्स भी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि अभी हम लोगों ने बात करी डिसीजेस की, तो एड्स भी आल्सो इसका एक पार्ट बनेगा। एड्स, बर्ड फ्लू, या फिर रिसेंटली अगर बात करें तो कोरोना वायरस 2020 का। तो इस तरीके की जब चीज़ें आप देखोगे तो आप पाओगे कि हाँ एक ग्लोबल लेवल पे प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं जो सबको अफेक्ट कर रही हैं, नॉट पीपल विद इन अ पर्टिकुलर बाउंड्री बट एवरीबडी। तो आप देखोगे कि इनको सॉल्व करने के लिए कोई एक कंट्री अकेले स्टेप्स नहीं ले सकती, बिकॉज ईच एंड एवरी कंट्री नीड्स टू पार्टिसिपेट। जब सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे देन ओनली दे कैन
काउंटर या फिर टैकल दीज प्रॉब्लम्स और सिचुएशंस, तब इनको सही कर पाएंगे, है ना। जैसे आपकी अगर बात करें टेररिज्म की बात कर सकते हैं, और या फिर अगर आप फेमीन की बात करो, हंगर की, तो ईच एंड एवरी कंट्री पार्टिसिपेट्स की किसी ना किसी फॉर्म पे टेररिज्म के लिए यूएन जनरल असेंबली में डिस्कशंस होते हैं। FATF है आपका, FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये उन कंट्रीज़ पर रिस्ट्रिक्शंस लगाती है जहाँ पर टेररिज्म के लिए मनी लॉन्ड्रिंग होती है, चीज़ें होती हैं। तो इन सब का पर्पज़ क्या है? इन सब का पर्पज़ सिर्फ ये है कि एक ग्लोबल लेवल पे सब कंट्रीज़ मिलके चीज़ों के लिए कॉन्क्रीट स्टेप लें, सो दैट दे कैन इम्प्रूव ग्लोबल सिक्योरिटी। फिर ग्लोबल वार्मिंग की अगर आप बात करो, तो ग्लोबल वार्मिंग भी अगर पोल्यूशन कोई एक पर्टिकुलर कंट्री कर रही है, तो इससे ये नहीं होगा कि सिर्फ वही कंट्री जो है अफेक्ट क्या कहते हैं हो रही है, आप देखते हो उसके आसपास और बाकी ग्लोबल लेवल पे भी सब चीज़ें अफेक्ट होती हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अगर फ्लडिंग होती है तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, तो ग्लोबल वार्मिंग इंडस्ट्रियल नेशंस ने पोल्यूशन किया, ठीक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ। बट अगर आप देखोगे उसका इम्पैक्ट जब वहाँ उन नेशंस पे होगा जहाँ पर इंडस्ट्रीज उतनी डेवलप्ड है ही नहीं, ठीक। जैसे कि मान लीजिए बांग्लादेश पे है, तो बांग्लादेश के किनारे आपको धीरे धीरे फ्लडिंग होने लगेगी, है ना। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया भी हुआ है आपका कि आपका कुछ टाइम बाद अगर सी लेवल वार्म की वजह से पानी के लेवल बढ़ता है, तो 20% ऑफ द बांग्लादेश जो है वो डूब जाएगा। तो आप देखो अफेक्ट किसी और को कर रहा है और क्या कहते हैं एक्शन किसी और के हैं। तो ग्लोबली सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं। वी कैनॉट कंटेन विद इन दीज थिंग्स विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अ पर्टिकुलर नेशन। जैसे हम लोग अपने नेशन की बात करते हैं, जैसे अगर हम मान लीजिए एक सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं कि आपने सोसाइटी में कई लोगों को देखा होगा, किसी के घर के पास खाली प्लॉट पड़ा है तो लोग उस पर कूड़ा फेंक देते हैं ना, गार्बेज डिस्पोज करते हैं। तो कि अरे यहाँ पे तो खाली प्लॉट है, हमारे घर में तो बंद है, कोई दिक्कत नहीं है, पीछे की तरफ डाल दिया। बट जब वहाँ पे प्रॉब्लम आएगी, वहाँ पर रोडेंट्स आएंगे, वहाँ पर फ्लाइज आएंगी, तो वो सिर्फ एक पर्टिकुलर जगह को थोड़े अफेक्ट करेगा, वो तो वहाँ पर सोसाइटी में सबको अफेक्ट करेगा ना। तो सेम चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पर उसी तरीके से भी कि आपका जो है जो ग्लोबल प्रॉब्लम्स है उनको ग्लोबली सबको टैकल करना पड़ेगा। ईच एंड एवरीबडी नीड्स टू पार्टिसिपेट। मूविंग ऑन, फिर आप देखोगे कि न्यू सोर्सेज ऑफ थ्रेट्स आएंगे धीरे धीरे। तो अब न्यू सोर्सेज ऑफ थ्रेट्स का मतलब जो चीज़ें अब हमारी ह्यूमन क्या कहते हैं सिक्योरिटी को हैम्पर करेंगी, हिंड्रेंस क्रिएट करेंगी, उसमें कौन सी है? सबसे पहले आता है टेररिज्म की बात कर लेते हैं। तो टेररिज्म में क्या होगा कि पर्टिकुलर मोटिव के साथ कुछ लोग आएंगे, सिटीजन्स पर अटैक करेंगे, सिविलियंस पर अटैक करेंगे डेलिबरेटली, है ना। जैसे आपने देखा कि पहलगाम टेरर अटैक हुआ था, तो पाकिस्तान वॉज इन्वॉल्व इन ट्रेनिंग दीज टेररिस्ट। उसने वहाँ पर ट्रेनिंग करी और इनका मोटिव सिर्फ ये था कि हम जाके सिविलियंस को अटैक करेंगे और उनमें एक टेरर फैलाएंगे। तो टेररिज्म आप देखते हो ये भी क्या होता है कि फोर्स और थ्रेट का यूज़ होता है ताकि हम एक टेरर क्या कहते हैं स्प्रेड कर सकें और अपना पॉलिटिकल मोटिव लोगों तक पहुंचा सकें। फिर जनरली सिविलियन टारगेट्स को यूज़ किया जाएगा। क्यों सिविलियन को? क्यों? बिकॉज सिविलियन टारगेट्स आर ईजी टू क्या कहते हैं किल या फिर ईजी टू कैप्चर, अबडक्शन कर सकते हैं। जैसे आपने देखा कि इजराइल वर्सेस हमास में हमास ने अटैक जब किया तो उसने सिविलियंस को उठाकर हॉस्टेज बना लिया, क्योंकि सिविलियंस को पकड़ना आसान है, उनके पास कोई ट्रेनिंग नहीं है, वो लोग ईजिली कैप्चर हो सकते हैं, है ना। तो उससे प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ेगी और इन लोगों को अपना मोटिव क्या कहते हैं अटेन करने में ज़्यादा आसानी होगी। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल आप देखो 1999 का एयरलाइंस हाईजैक, IC-814 इंडियन एयरलाइंस का हाईजैक जो हुआ था, उसमें क्या हुआ था, कुछ जो है आपके टेररिस्ट सिविलियंस की तरह प्लेन में एंटर करते हैं और जैसे ही प्लेन आपका इस हवा में आता है, दे हाईजैक दैट प्लेन और अपने फ्रेंड्स और जो टेररिस्ट थे, मसूद अजहर, कई सारे टेररिस्ट थे उसमें, तो उसमें वन ऑफ द टेररिस्ट वाज मसूद अजहर, जो एक था टेररिस्ट, उसको जो है छुड़वाने के लिए, रिलीज़ करवाने के लिए प्लेन को हाईजैक किया था ताकि मसूद अजहर को लोग छुड़वा सकें और उससे क्या होता है कि अपनी डिमांड्स रख सकते हैं। तो इसीलिए सिविलियन टारगेट्स पर अटैक किया, है ना। तो इस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो टेररिज्म में आप देखोगे हाईजैकिंग करना, बॉम्ब प्लांट करना, है ना, इस तरीके से, ताकि आप डरा सको मैक्सिमम से मैक्सिमम। 2001 का 11 सितंबर का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का अटैक, तो इस तरीके की चीज़ें आप देखने को मिलेंगी। ग्लोबल लेवल पे इसलिए करते हैं, लार्जर लेवल पे इसलिए करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें
और उससे डरें और समझें कि हाँ ये लोग ऐसा कर रहे हैं। जैसे आपने एक देखा होगा कि कई बार टेररिस्ट का मोटिव होता है कि वीडियो बना के रिलीज़ करते हैं, तो वीडियो बना के रिलीज़ करने का उनका सिर्फ मतलब यही होता है कि वो नॉर्मल पॉपुलेशन को, नॉर्मल जनता को वो डरा सकें और अपनी डिमांड्स के लिए गवर्नमेंट्स को फोर्स कर सकें कि अगर आपने हमारी डिमांड्स नहीं मानी तो इस तरीके की चीज़ें हम कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे काम होते हैं। फिर आप देखते हो कि कई तरह सारे टेरर अटैक्स सिर्फ एक जगह पर नहीं होते हैं, कई जगह पर होते हैं, तो इसीलिए ये भी एक ग्लोबल थ्रेट है ह्यूमन सिक्योरिटी का। फिर आपका आता है ह्यूमन राइट्स। तो ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, ह्यूमन राइट्स भी हैम्पर होते हैं। 3 तरीके के आपके ह्यूमन राइट्स होंगे। पहला आपका होगा पॉलिटिकल राइट्स, है ना। दूसरा आपका होगा इकोनॉमिक राइट्स। तीसरा आपका होगा कॉलोनाइज्ड पीपल का राइट, या आप कह सकते हो कि इंडिजिनस लोगों का राइट, इंडिजिनस पीपल राइट। अब हम बात करते हैं तीनों की। ठीक, तो अब आप देखोगे कि जैसे पॉलिटिकल राइट्स की अगर हम बात करें तो फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गया, असेंबली हो गया, है ना, राइट टू वोट हो गया, इस तरीके की चीज़ें कि ह्यूमन राइट्स हैं, ये तो सबसे बेसिक हो गया। फिर जब इकोनॉमिक की बात करोगी, इकोनॉमिक एंड सोशल राइट्स, तो यहाँ पर होता है कि आपको अगर कोई जॉब करनी है तो यू आर फ्री टू डू दैट जॉब, वो चीज़ें हैं, कर सकते हो। सोशल कोई राइट्स हैं आपके कि आपके साथ कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है, इस तरीके की चीज़ें। इंडिजिनस पीपल की जब आप राइट की बात करते हो तो ये ज़्यादा ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। क्यों? क्योंकि इसमें आप देखते हो कि इसमें हर कंट्री के लिए, हर रीजन के लिए अलग अलग चीज़ें होंगी, बिकॉज किसी ना किसी कंट्री में वहाँ के जो इंडिजिनस लोग होंगे उनका कुछ पर्सनल अपना कल्चर होगा, उस कल्चर का एक पर्सनल वैल्यूज़ होंगी, तो उससे रिलेटेड चीज़ें डिफरेंट होती जाएंगी हर रीजन में, तो आपके राइट्स भी इसी तरीके से चीज़ों में चलते जाएंगे। फिर आप यहाँ पर देखोगे कि जो है ये सारे जो ह्यूमन राइट्स हैं, ये आप एक तरीके से 3 हेडिंग है ना, 3 मेन हेडिंग्स हैं। लेकिन अगर आपसे बोला जाए कि आप इन सब राइट्स के अंडर सब राइट्स, मतलब इस राइट्स के अंडर जैसे ये अगर अम्ब्रेला टर्म है ये राइट्स, तो आप इन राइट्स के अंडर अगर पर्टिकुलर राइट्स को सेट करो कि हाँ ये राइट यहाँ पे फॉल करेगा इस कैटेगरी में, दूसरा राइट उस कैटेगरी में फॉल करेगा, तो आप एक लिमिट तक राइट्स बना सकते हो। बिकॉज बहुत ज़्यादा ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, चीज़ें चेंज होती हैं, तो यूनिवर्सली आप अगर देखो तो यूनिवर्सली ये नहीं कह सकते हो कि ये राइट यहाँ पर है तो दूसरी जगह भी होना चाहिए। इसीलिए आपने क्या किया, 3 तरीके से डिवाइड कर दिया, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल, और तीसरा इंडिजिनस पीपल का राइट। क्योंकि आपने ले लिया कि एक ब्रॉडर मीनिंग जब हम ले लेंगे तो जब सिचुएशन डिमांड करेगी उसके अकॉर्डिंग हम चीज़ों को क्लासीफाई करते जाएंगे। क्योंकि जैसे आप अगर देखो, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम डिजिटल न्यू चीज़ें और इंटरनेट चीज़ें नहीं थी, तो उस समय राइट्स उसके नहीं थे आर्टिकल 21A में, सॉरी आर्टिकल 21 में, है ना, राइट टू लाइफ में। बट अब आप देखो, अगर आपका अब जो आ गया है धीरे धीरे कि राइट टू लाइफ में आपका राइट टू इंटरनेट, राइट टू प्राइवेसी, ये सारी चीज़ें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उसका पार्ट फॉर्मुलेट करेंगी। तो इससे क्या समझ में आता है? इससे समझ में ये आता है कि जो राइट्स हैं वो आपके एवर इवॉल्विंग चीज़ें होती हैं। आप किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए उनको फिक्स नहीं कर सकते हो कि इस टाइम पीरियड में ये चीज़ हो गई तो ये अब फिक्स हो गया, अब कभी चेंज नहीं हो सकता है, वो एवर इवॉल्विंग होते हैं। ठीक है, तो हमको बस ये देखना है कि हमने जो ब्रॉडर मीनिंग ली है उसके लिए चीज़ों को हम कर पाएँ और उसको वायलेट ना हो। फिर जैसे यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, इराक इन्वेजन ऑफ कुवैत, जेनोसाइड इन रवांडा एंड द इंडोनेशियन मिलिट्रीज किलिंग ऑफ पीपल इन ईस्ट तिमोर, ये सारी चीज़ें आप क्या देखते हो, ह्यूमन राइट्स का अब्यूज़ हो रहा है। क्योंकि आप किसी पर अटैक कर रहे हो तो वहाँ की पॉपुलेशन को किल करोगे, वहाँ पर अटैक करोगे, चीज़ों को चेंज करोगे, तो आप उनके ह्यूमन राइट्स पर हैम्पर कर रहे हो, उनके पॉलिटिकल राइट्स पर, उनकी इकोनॉमिक एंड सोशल राइट्स पर, साथ ही साथ उनकी इंडिजिनस जो लोकल राइट्स हैं उन पे, है ना। तो यूएन ने क्या किया है, यूएन ने इन सारी चीज़ों को स्टॉप करने के लिए यूएन चार्टर निकाला था, है ना, कि इंटरनेशनल कम्युनिटी एक साथ आए और जब भी कोई ऐसी प्रॉब्लम हो तो सारी कंट्रीज़ मिल के उसके अगेंस्ट अपनी आवाज़ रखें और एक कॉन्क्रीट स्टेप ले सकें। तो ह्यूमन राइट्स के डिफेंस में यूएन चार्टर ने आपका यूएन डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स निकाला था 1948 में। ठीक, तो आपको देखते हो कि इस तरीके से चीज़ें सबको मिल के करनी पड़ेंगी। क्योंकि अगर आपने माना कि अगर ये कोई पर्टिकुलर कंट्री है और यहाँ पे इनके ह्यूमन राइट्स हैम्पर हो रहे हैं और हम तो पूरी एक डिफरेंट कंट्री हैं, हमें इनसे क्या मतलब, दैट मीन्स कि आप सिर्फ एक नैरो पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो। बिकॉज
व्हेन वी से ह्यूमन, तो ह्यूमन चाहे कीनिया का हो, ह्यूमन चाहे आपका यूएसए का हो, चाहे यूरोप में किसी कंट्री का हो, दे ऑल आर ह्यूमन्स। तो अगर किसी एक का राइट हैम्पर होता है दैट मीन्स कि सबका राइट हैम्पर हो रहा है, इसीलिए सबको बोलना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें आपने देखोगे यहाँ पर। फिर आपका आता है ग्लोबल पावर्टी। अब ग्लोबल पावर्टी कैसे एक थ्रेट है, आपको पता है कि पावर्टी थ्रेट इसलिए हो जाती है क्योंकि जो पुअर लोग होते हैं दे लैक रिसोर्सेज फॉर देयर डेवलपमेंट, है ना, उनके पास चीज़ें नहीं होंगी। तो जब वो पुअर होंगे तो जो रिसोर्सेज कंट्री के पास अवेलेबल हैं जो बेटर चीज़ों के लिए डाइवर्ट हो सकते थे वो डाइवर्ट हो जाते हैं पावर्टी को इम्प्रूव करने के लिए। जैसे एग्जाम्पल की बात अगर करें, गवर्नमेंट कोई है आपकी किसी नेशन में, वहाँ पर अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग पुअर हैं तो गवर्नमेंट के पास रिसोर्स अगर अवेलेबल है तो वो रिसोर्स टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में करने के बजाय उसको यूज़ करना पड़ेगा टू अपलिफ्ट पीपल फ्रॉम पावर्टी, है ना। तो पावर्टी में अपलिफ्ट करने के लिए पैसा जाएगा, उसको फूड प्रोवाइड करना पड़ेगा, उसको लोगों के रहने के लिए शेल्टर्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे। इससे क्या होता है कि गवर्नमेंट इज़ नॉट अर्निंग एनीथिंग एंड ओनली स्पेंडिंग जो भी उसके लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। इससे उस पर इफेक्ट पड़ेगा रिसोर्सेज पे और एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी डेवलप हो जाती है फॉर दैट नेशन, इन द सेंस कि आपके रिसोर्सेज डाइवर्ट हो रहे हैं एक ऐसी जगह पर जहाँ से आपको रिटर्न नहीं मिलना है, ठीक है। तो ग्लोबल पावर्टी भी आप देखते हो कि एक प्रॉब्लम है आपका ग्लोबल लेवल पे कि पावर्टी जो हो रही है, गरीबी जिसे कहते हैं ना, गरीबी, क्योंकि जो गरीब है उसके पास रिसोर्स नहीं है कि वो अपनी चीज़ों को इम्प्रूव कर सके, तो उसको एक एक्सटर्नल हेल्प चाहिए होगी फ्रॉम स्टेट। और एक्सटर्नल हेल्प स्टेट कहाँ से देगी, अपने रिसोर्सेज को डाइवर्ट करके। जो रिसोर्सेज वो कहीं और यूज़ कर सकते थे अब उनको यहाँ पर रिसोर्स लगाना पड़ेगा। तो आप इस तरीके से देखोगे चीज़ें। देन आपको देखने को मिलेगा कि नदर्न एंड द सदर्न कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड, नदर्न कंट्रीज़ की बात हम करें तो जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, सदर्न कंट्रीज़ जो इंडस्ट्रियलाइज नेशंस नहीं हैं। तो जब हम इनकी बात करते हैं तो आप देखोगे कि जो इंडस्ट्रियलाइज नेशंस होंगे, नदर्न कंट्रीज़ होंगी, डेवलप्ड कंट्रीज़, उनके पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, पॉपुलेशन कम है, तो वो लोग इक्वल क्या कहते हैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहे हैं रिसोर्सेज और अपनी चीज़ों को इम्प्रूव कर पा रहे हैं। बट जिन कंट्रीज़ में पॉपुलेशन ज़्यादा है, रिसोर्सेज कम है, उनके पास ऑलरेडी स्ट्रेन्ड रिसोर्सेज हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ा है इस रिसोर्सेज पे, स्टिल उन लोगों को डाइवर्ट करना पड़ रहा है इस तरीके से चीज़ों को, ठीक है। तो आप देखोगे ग्लोबल पावर्टी भी एक बड़ा फैक्टर है इसमें। देन फिर आपको देखने को मिलेगा सिविल वॉर, है ना, आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स, ये सारी चीज़ें। तो आपको ये रीज़न क्या है, ये रीज़न सारा उसी का है कि पावर्टी की वजह से, क्योंकि लोगों के बीच में सिविल वॉर तभी होगा व्हेन दे वांट कि हमको इस रिसोर्स को कैप्चर करना है फॉर आवर ओन बेनिफिट। तो उसमें अलग अलग ग्रुप के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा कि हमको इसके ऊपर रिसोर्स को कैप्चर करना चाहिए या फिर हमें। तो उससे क्या होता है कि जब ये कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उससे आपकी प्रॉब्लम पावर्टी की एक बढ़ भी जाती है ना। और आप देखते हो कि सिविल वॉर की सिचुएशन भी आती है तो वो फर्दर प्रॉब्लम्स को एग्रेवेट कर देती है। देन फिर आप देखोगे यहाँ पर माइग्रेशन, रेफ्यूजीज़ भी मिलेंगे आपको, माइग्रेशन। अब माइग्रेशन क्या होता है कि माइग्रेशन लोग करते हैं फॉर बेटर अपॉर्चुनिटी। जैसे अगर किसी की जॉब लगी है आफ्टर डूइंग अ बीटेक तो उसको बेंगलुरु में जॉब मिल रही है, बेटर पे स्केल मिलेगा, नोएडा में मिल रहा है ना, तो वो वहाँ मूव करेगा, वहाँ माइग्रेट करेगा। सेम चीज़ आप देखते हो कि इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा हर जगह पर। बट यहाँ पर क्या होगा कि माइग्रेशन में जो माइग्रेंट्स होते हैं ना, माइग्रेंट्स वर्सेस रेफ्यूजीज़, दोनों में बड़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है। ये अपने मन से माइग्रेट कर रहे हैं, ये अपने मन से जा रहे हैं कि हमको इस पर्टिकुलर जगह पर जाना है, वहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटी को लेना है, चीज़ों को करना है, काम करना है। इनको फोर्सफुली फ्ली करना पड़ता है, जगह को छोड़कर जाना पड़ता है, जैसे इन द केस ऑफ सिविल वॉर, इन द केस ऑफ वॉर, है ना, आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, एथनिक वायलेंस, इस तरीके की वजह से। तो रेफ्यूजीज़ को आप देखोगे कि इनका मन नहीं होता है, वॉलेंटरली नहीं जाते हैं, इनको फोर्सफुली जाना पड़ता है। एग्जाम्पल आपका जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडित, ठीक है ना, आपके अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में माइनॉरिटीज़ वापस इंडिया आते हैं एज ए रेफ्यूजीज़, है ना। ये सारी चीज़ें आप देखोगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि माइग्रेंट्स वॉलंटरली जाते हैं, रेफ्यूजीज़ नॉन वॉलंटरी जाते हैं। तो इस तरीके की आपको यहाँ पर चीज़ें समझिए।
फिर नेक्स्ट आपका आता है हेल्थ एपिडेमिक्स। अब हेल्थ एपिडेमिक्स कैसे ग्लोबल सिक्योरिटी कंसर्न है? देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि जब कोई डिसीज़ होती है तो वो डिसीज़ किसी पर्टिकुलर बाउंड्री से लिमिट नहीं होती है, क्योंकि डिसीज़ कैन स्प्रेड। अगर मान लेते हैं ये किसी कंट्री की बाउंड्री, यहाँ पर कोई डिसीज़ है तो ऐसा नहीं कि ये डिसीज़ बाहर नहीं जा सकती, बिल्कुल जा सकती है। दूसरी जगह पर जाकर ये डेवलप होगी और फिर वो उससे फर्दर दूसरी जगह पर जाकर एक्शन लेगी, है ना, चीज़ें होंगी। तो आप देखते हो कि हेल्थ एपिडेमिक्स हो गया, जैसे आपका HIV एड्स हो गया, बर्ड फ्लू हो गया, या फिर कोरोना वायरस हो गया, ये सारी चीज़ें आपने देखी हैं, ऑब्जर्व भी करी हैं, न्यूज़ में भी आप देखते हो कि कैसे एक रीजन से दूसरे रीजन इनको स्प्रेड होने में बहुत कम टाइम लगा, क्योंकि एयर के थ्रू ट्रैवल करना, लोगों से कांटेक्ट में आने में ही जो है चीज़ें स्प्रेड हो रही थी। तो आपको पता है कि नाउ वर्ल्ड इज़ ग्लोबल विलेज, एक कनेक्टिंग विलेज है ना, पूरा ग्लोबल लेवल। आप तुरंत कहीं भी जा सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो, कोई भी किसी से कांटेक्ट कर सकता है। इस वजह से चीज़ें भी बहुत जल्दी इफ़ेक्ट होती हैं। तो जब अगर कोई हेल्थ एपिडेमिक्स होंगे, चीज़ें होंगी, तो ये कंट्री के डेवलपमेंट में अफेक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि फिर से कंट्री को अपने रिसोर्सेज को डाइवर्ट करना पड़ेगा। जैसे अगर हम माने बात, तो इंडिया में डायबिटिक पेशेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो इंडिया में डायबिटिक पेशेंट्स ज़्यादा हैं, तो उसके लिए इंडिया को अपने रिसोर्सेज को डायबिटिक पेशेंट्स की इम्प्रूवमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा ना, इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो आप ये देखो कि जब भी कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है, हेल्थ की इश्यूज़ आते हैं, तो गवर्नमेंट को अपने रिसोर्सेज को डाइवर्ट करना पड़ता है उस पर्टिकुलर चीज़ को सही करने के लिए। ठीक, जैसे आप देखो कि HIV एड्स के सबसे ज़्यादा जो लोग इन्फेक्टेड होते हैं वो आपको अफ्रीका में मिलेंगे, क्योंकि वहीं पर अफ्रीका में ही आपको ये सबसे पहली बार डिटेक्ट हुआ था। तो आपको इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ यू विल फाइंड कि वहाँ पर जो है, जो ड्रग्स हैं, जो मेडिसिन हैं, वो उतनी अच्छे से अवेलेबल नहीं है एज़ कम्पेयर टू आपका इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज़। तो जब आप ये चीज़ देखते हो तब आपको देखने को मिलेगा कि हाँ, यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ रही है कि डेवलपमेंट भी कम है, हेल्थ इश्यूज़ भी ज़्यादा हैं, तो कंट्री के रिसोर्सेज पर और ज़्यादा स्ट्रेन पड़ रहा है, जिससे ग्लोबल इफेक्ट होगा। कैसे? क्योंकि आपको पता है, अगर मान लेते हैं किसी कंट्री में इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है किसी कम्युनिकेबल डिसीज़ का, तो कम्युनिकेबल डिसीज़ है तो आपको पता है कि अगर कोई और ट्रैवल करेगा उस कंट्री से कहीं और, तो जहाँ पर वो डिसीज़ नहीं है तो वहाँ पर भी वो स्प्रेड हो जाएगी, है ना। तो इसी तरीके से आप देखते हो कि भले ही जो है चीज़ें डिवाइडेड है बाय टेरिटोरियल डिविजन्स, बट स्टिल ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी टेरिटरी नहीं देखती, ये सारी चीज़ें ग्लोबल लेवल पर अफेक्ट करती हैं। फिर आपका देखोगे इबोला वायरस, हांता वायरस, हेपेटाइटिस C, है ना, ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया, डेंगू फीवर, कॉलेरा, ये सारी चीज़ें डेवलप होती गई हैं धीरे धीरे और रेजिस्टेंट होती जा रही हैं नई ड्रग्स से, है ना। कि किसी ने ड्रग्स लिए, ड्रग्स एज एन मेडिसिन की बात हम करते हैं, कि ये सारे जो मेडिसिन लेते हैं तो होता क्या है कि इरेगुलर मेडिसिन लेना या फिर नॉन अवेलेबिलिटी की वजह से कुछ टाइम के लिए मेडिसिन लेना, उसके बाद ना ले पाना, मेडिसिन को कंज्यूम ना कर पाना, तो क्या होता है उससे जो ड्रग्स होते हैं वो ड्रग रेजिस्टेंट हो जाते हैं, ड्रग रेजिस्टेंट आपका है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, प्रॉब्लम्स और बढ़ जाती हैं, क्योंकि जो चीज़ पहले सही हो सकती थी वो अब और ज़्यादा पावरफुल हो जाती है और उसको सही करने में और टाइम लगेगा, ठीक है। फिर आप देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बात करते हैं एक्सपेंशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी। जैसे अब बात करें कि हम लोगों ने हेल्थ डिसीज़ेस को लिया, टेररिज्म को लिया, तो अगर हमने हेल्थ की बात भी करी तो हमने कुछ डिसीज़ेस को अगर लेते हैं तो हम लोग हर डिसीज़ को इंक्लूड नहीं कर सकते हैं कि वो एक एपिडेमिक है और वो चीज़ें अफेक्ट करेगी, है ना। उसको इंक्लूड करने के लिए हमको एक चीज़ देखना पड़ेगा कि वो सिक्योरिटी प्रॉब्लम कैसे है। सिक्योरिटी प्रॉब्लम वो चीज़ कंसर्न उसको क्या कहते हैं क्लियर करने के लिए कि एज ए सिक्योरिटी प्रॉब्लम टू क्वालिफाई, है ना, कि अगर हमने HIV एड्स को लिया है, कोरोना वायरस को एज ए सिक्योरिटी प्रॉब्लम लिया है, तो उसके लिए क्या है कि एक कॉमन क्राइटेरिया होना चाहिए, जैसे कि उसके एग्जिस्टेंस से जो है रेफरेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है कि लोगों की डेथ हो रही है ना, कंट्री की रिसोर्सेज पे इफेक्ट आ रहा है, थ्रेटनिंग दी वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ दी रेफरेंट, अ स्टेट और अ ग्रुप ऑफ पीपल। तो जो है लोगों के एग्जिस्टेंस पर ही वो चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। जैसे अगर आप बात करो कॉमन कोल्ड की, सर्दी ज़ुकाम, तो सर्दी ज़ुकाम को आप देखते हो ऑल ओवर द वर्ल्ड है, बट उसको आप कंसिडर नहीं कर सकते हो एज अ सिक्योरिटी थ्रेट, बिकॉज उससे एग्जिस्टेंस थ्रेट नहीं आता है। लेकिन कोरोना वायरस हो गया आपका, HIV एड्स हो गया, इबोला वायरस हो गया, हांता वायरस हो गया, ये सारी चीज़ें आपकी
एपिडेमिक्स इसलिए कंसीडर करी जाती हैं थ्रेट टू सिक्योरिटी क्योंकि इनकी वजह से एग्जिस्टेंस पे अफेक्ट पड़ता है पर्सन के और साथ ही साथ कंट्री के रिसोर्सेज पर भी। ठीक है, जैसे आप एग्जाम्पल पे बात करो कि HIV एड्स की बात कर लो आप, तो HIV एड्स में क्या है, सदर्न अफ्रीका में, आपके अफ्रीका में ज़्यादा है प्रॉब्लम, तो वहाँ पर आप देखोगे ना कि वहाँ पर प्रॉब्लम ज़्यादा है और ऑल ओवर द वर्ल्ड भी है और इससे पर्सन की लाइफ पर इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो इस वजह से ये सारी चीज़ें ग्लोबल सिक्योरिटी में आपके कंसर्न होंगी। फिर आप देखते हो कि लोगों में कॉन्फ्लिक्ट जो होती है ना, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होता है, जेनोसाइड मास लेवल पे होगा कि किलिंग अगर हो रही है किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के अगेंस्ट दूसरे ग्रुप की वजह से, तो आप देखोगे कि वो लार्जर लेवल पर होती है, देन वी कंसीडर इट एज अ जेनोसाइड। जैसे कि आपने देखा जर्मनी में वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर कि हिटलर वॉज अगेंस्ट ज्यूज, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू ऑब्जर्व कि हाँ उसको एक कंसीडर किया गया प्रॉब्लम जो एक पर्टिकुलर ग्रुप पर हो रही थी और बहुत मैसिव स्केल पर हो रही थी। इसी तरीके से चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा कि वो चीज़ जो है अगर इंक्लूड हो रही है सिक्योरिटी की प्रॉब्लम में तो वो एग्जिस्टेंस को हैम्पर कर रही है। देन कोऑपरेटिव सिक्योरिटी, तो अब कोऑपरेटिव सिक्योरिटी में आप देखोगे कि यहाँ पर कोऑपरेशन की बात कर रहे हैं कि हमको कोऑपरेशन जो है कंट्रीज़ का होना चाहिए। कंट्री शुड कोऑपरेट विद ईच अदर, है ना, कि आपको कोई प्रॉब्लम का सलूशन चाहिए तो कंट्रीज़ अगर कोऑपरेट करेंगी, रिसोर्सेज को पूल इन करेंगी, एक साथ अक्यूमुलेट करके उसको यूटिलाइज करेंगी तो ज़्यादा अच्छे से बेनिफिट ले पाएंगे। जैसे अगर आप बात करो कि आपको अगर किसी कंट्री को डिवाइस करनी है स्ट्रैटेजी, है ना, टेररिज्म के अगेंस्ट, ग्लोबल किसी हेल्थ एपिडेमिक के अगेंस्ट, तो अगर वो कंट्री ने कोई बेनिफिट लिया है या फिर उसके किसी चीज़ों की वजह से चीज़ें अच्छी हुई हैं तो अदर कंट्रीज़ कैन टेक हेल्प फ्रॉम दैट पर्टिकुलर कंट्री, जिससे आप अपने आप को इम्प्रूव कर सको। एक एग्जाम्पल की हम बात करते हैं आपका, जैसे हंगर को हम लोगों ने इंक्लूड किया था ग्लोबल सिक्योरिटी में थ्रेट की तरह, तो हंगर को अगर आप लो तो ग्रीन रेवोल्यूशन की जब हम बात करते हैं 1968 में, तो MS स्वामीनाथन ने क्या किया कि मेक्सिको में नॉर्मन बोरलॉग थे, उनकी हेल्प से इंडिया में हाई यील्डिंग वैरायटी वीट और राइस के लाए। पहले वीट का आया था, उसके बाद राइस का डेवलप हुआ था। उससे क्या होता है कि फूड सिक्योरिटी इंडिया में बढ़ी। तो अब आप देखो यहाँ पर क्या हुआ कि दो कंट्रीज़ ने आपस में कोऑपरेट किया। एक कंट्री जो चीज़ें ऑलरेडी कर चुकी थी, उसके बेनिफिट्स ले चुकी थी, ले रही थी, दूसरी कंट्री ने उससे हेल्प लेकर अपने में भी क्या कहते हैं उसको यूटिलाइज़ किया, जैसे इंडिया ने मैक्सिको की हेल्प लेकर किया इसमें। तो आप देखते हो, साथ ही साथ आप देखोगे कि कोऑपरेटिव सिक्योरिटी में आपको अलग अलग लोगों को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, इंटरनेशनल लेवल पर भी, नेशनल लेवल पर भी, है ना। जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आपकी हो गई, UN हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, WHO हो गया, IMF हो गया। फिर साथ ही साथ आप देखोगे कि NGOs कई सारे होते हैं, क्योंकि NGOs भी कई बार क्या होता है उनको एक पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्टीज़ होती है, NGOs को पर्टिकुलर फील्ड में नॉलेज होती है, सो विद देयर कोऑपरेशन कई सारी चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, है ना। तो आपको ये भी देखने को मिलेगा। फिर आप देखते हो जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल, रेड क्रॉस सोसाइटी, है ना, क्योंकि उनको पता है कि वो इस पर्टिकुलर फील्ड में काम कर रहे हैं तो किस कंट्री में किस तरीके की प्रॉब्लम्स ज़्यादा होंगी, तो वहाँ पर वो लोगों से हेल्प लेकर कोऑपरेट कर कर चीज़ों को बहुत अच्छे से इम्प्रूव किया जा सकता है। ठीक है, इंस्टीट्यूशंस का इन्वॉल्वमेंट, कंट्रीज़ का इन्वॉल्वमेंट, NGOs का इन्वॉल्वमेंट। फिर कोऑपरेटिव सिक्योरिटी में आपका यहाँ पर भी फोर्स का यूज़ लास्ट होना चाहिए, फोर्स का यूज़। अब अगर आपको मान लीजिए कहीं जेनोसाइड हो रहा है किसी कंट्री में, जैसे सिविल वॉर चल रहा है, तो अगर वहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के अगेंस्ट जेनोसाइड कमिट हो रहा है तो ग्लोबल लेवल पे इंस्टीट्यूशंस और कंट्रीज़ एक स्टेप लेंगी कि ठीक है, इनको बहुत समझाया, दैट कंट्री इज़ नॉट लिसनिंग, अब हमको फोर्स का यूज़ करना चाहिए। तो फोर्स शुड बी द लास्ट रिजॉर्ट, आपको फोर्स सबसे लास्ट में यूज़ करनी है। इसके लिए जैसे UN में एक है आपका पीस कीपिंग फोर्सेस UN में, है ना, तो वो भेजते हैं कि जहाँ पर भी आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट हो रही होती है अफ्रीकन नेशंस में या कहीं पर भी, तो वहाँ पर UN की पीस कीपिंग फोर्सेस को भेजा जाता है कि वो वहाँ पर जाकर किलिंग नहीं करनी है, उनको सिर्फ वहाँ पर मेंटेन करना है कि बाकी लोग जो ऐसी एट्रॉसिटीज़ कर रहे हैं वो कंटिन्यू ना करें। सॉरी। तो आप देखते हो कि नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में जब आप फोर्स का ऐसे यूज़ करते हो ना अच्छे कामों के लिए, तो UN पीस कीपिंग फोर्स एक अच्छा एग्जाम्पल है जो मैंने अभी आपको बताया। उसमें यही होता है कि कहीं पर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो वहाँ पर UN पीस कीपिंग फोर्सेस को भेजा जाता है कि आप जाओ और वहाँ पर सेटल रहो,
जब तक वहाँ पे वायलेंस कम नहीं हो जाता, तो वो एक्ट करता है डेटरेंस की तरह, कि जो वहाँ की लोकल फोर्सेस होंगी उनको रहेगा कि हाँ दूसरी कंट्रीज़ की फोर्सेस आई हैं, इफ़ वी आर गोइंग टू डू समथिंग अगेंस्ट, तो ये अटैक कर सकते हैं एंड वी विल बी एलिमिनेटेड। तो इस तरीके की जब चीज़ें होती हैं तो फोर्स का सही यूज़ करना है ना, फोर्स का जब आप सही यूज़ करते हो तो आप उसके बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। फिर आप देखो इंडिया की सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी की बात करते हैं यहाँ पर, है ना, ये आपका फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा इस पार्ट में। तो जब आप इंडिया की सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी की बात करोगे तो आप देखोगे कि सबसे पहला कंपोनेंट जो है मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ को स्ट्रॉन्ग करना, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान है इधर आपके वेस्टर्न साइड में, चाइना है आपके नदर्न साइड में, है ना, बांग्लादेश आपके ईस्टर्न साइड में, कोई ना कोई प्रॉब्लम ये लोग क्रिएट किया करते हैं। बांग्लादेश तो पहले एक फ्रेंडली नेशन था, बट अभी जब से शेख हसीना गई हैं तो थोड़ा प्रॉब्लम चीज़ें चल रही हैं। तो आप देखोगे कि आपका चाइना के साथ, आपका पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट रहती है ना, कई सारे वॉर होते हैं। 47-48 में हुआ पाकिस्तान के साथ, फिर 65 में हुआ, 71 में हुआ, 99 में कारगिल वॉर हुआ। तो इन सब से क्या है कि इंडिया को अपनी मिलिट्री माइट को स्ट्रेंथन करना बहुत ज़रूरी है। 62 में चाइना से हुआ है ना, तो चाइना से हारे तो उसमें चीज़ें समझी कि हाँ क्या गलतियाँ थी उसमें। तो आप देखते हो कि मिलिट्री कैपेबिलिटी को स्ट्रॉन्ग करना इंडिया का सबसे पहला एक कंपोनेंट है, ठीक है। दूसरा आप देखते हो कि न्यूक्लियर, इसके लिए न्यूक्लियर टेस्ट किया इंडिया ने, मैंने आपको बताया था मैंने इसीलिए लिख रखा है, आपको पता भी रहेगा कि इंडिया ने फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट कब किया था, 18 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में, जिसका कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा। ये फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट था। इसके बाद टेस्ट के बाद ग्लोबल लेवल पे सबको पता चल गया था कि हाँ इंडिया भी एक न्यूक्लियर केपेबल कंट्री है। और दूसरा न्यूक्लियर टेस्ट किया था मई 1998 में, कोड नेम ऑपरेशन शक्ति। इसका भी पर्पज़ ये था कि हाँ हम लोग जो है फर्दर डेवलप कर रहे हैं एंड हमारे पास भी कैपेबिलिटी है, तो अंडर एस्टिमेट नहीं करना है इंडिया को। इस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। दूसरा आपका है कि इंडिया का जो सेकंड कंपोनेंट है आपको देखने को मिलेगा, दैट इज़ सिक्योरिटी स्ट्रेटजी जो आपकी इंडिया की है, स्ट्रेंथन इंटरनेशनल नॉर्म्स एंड इंस्टीट्यूशंस। आपने हमेशा स्टार्टिंग से देखा है कि इंडिया ने सारे लॉज को, इंटरनेशनली इंस्टीट्यूशंस को अपहोल्ड किया है, उनकी रिस्पेक्ट करी है ना, चाहे यूएन हो या फिर इंडिया का नॉन अलायंस मूवमेंट जो आपका था, नॉन अलायंस मूवमेंट था। तो उसमें आप देखोगे कि इंडिया ने हमेशा ये किया है कि हम इंटरनेशनल लॉज को फॉलो करें, हम ऐसी चीज़ें करें ताकि एवरीबडी इज ट्रीटेड इक्वली। तो इंडिया का ये सेकंड कंपोनेंट आपको पता है कि स्ट्रेंथनिंग इंटरनेशनल नॉर्म्स एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो इसमें आप देखोगे कि एशियन सॉलिडारिटी, डीकोलोनाइजेशन, जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कस किया है ना, डिसआर्मामेंट की बात करी। तो इन सारी चीज़ों से, इनिशिएटिव से ये देखने को मिलता है कि इंडिया को एक बुली नहीं है, इंडिया एक बुली नहीं है। इंडिया इज़ अ एल्डर ब्रदर जो अच्छी चीज़ें समझता है और चाहता है कि एवरीबडी शुड फ्लरिश, है ना, इस तरीके से आप देखते हो। तो इंडिया इज़ एल्डर ब्रदर इन दिस इंडियन सब कॉन्टिनेंट रीजन, और इसका एक जो बदमाश है वो पाकिस्तान, आपको पता है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो आप स्ट्रैटेजी को कहीं ना कहीं चीज़ें समझ सकते हो बाय एनालाइजिंग कि क्या एक्चुअली में हो रहा है। फिर आप देखते हो कि इंटरनेशनली इंडिया ने मिलिट्री के अलावा, है ना, इंस्टीट्यूशंस के अलावा एक बात करी कि जो कंट्रीज़ हैं उनका इकोनॉमिक जो है इक्वालिटी भी उनमें हो। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है कि जो सुपर पावर्स हैं, सिर्फ अगर उनके पास इकोनॉमिक माइट होगी, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होगी, तो जो स्मॉलर कंट्रीज़ हैं उनके पास प्रॉब्लम आएगी। कि इसका मतलब ये नहीं कि जैसे मान लीजिए आपका जो 2 ब्लॉक बने थे, वॉर्सो एंड नेटो, तो उसमें क्या था कि दोनों सुपर पावर्स थी, तो उनका जो है ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहेगा। तो इंडिया का पर्सपेक्टिव ये था कि आपका इकोनॉमिकली बाकी कंट्रीज़ में भी इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, सो दैट कोई भी कंट्री किसी कंट्री दूसरी कंट्री के अंडर में ना हो, इक्वली हो। तो इकोनॉमिक फ्रंट पे भी इस तरीके की चीज़ें करनी पड़ेंगी, है ना। तो आपको देखने को ये मिलेगा। फिर आप देखते हो कि इंडिया ने इसी तरीके से, इस वजह से चीज़ें आपको देखने को हैं कि क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में इसको साइन किया और रेटिफाई किया कि ग्लोबल जो ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन होता है तो करती मेजॉरिटी कंट्रीज़ हैं आपकी सुपर पावर्स, और उसका जो है इम्पैक्ट बेयर करना पड़ता है स्मॉलर नेशंस को। तो इसीलिए जो इंडिया है, आपने देखो क्योटो प्रोटोकॉल साइन करने का पर्पज़ यही है कि
कि बड़ी कंट्रीज़ को भी ओन करना पड़ेगा प्रॉब्लम्स को और चीज़ों को समझने के लिए इन अपार्ट फ्रॉम स्मॉलर कंट्रीज़, है ना, ताकि जो है ग्लोबल लेवल पे एवरीबडी शुड हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमको ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम करना है। वरना आप देखो अगर बड़ी कंट्रीज सिर्फ डेवलपमेंट करती जाएंगी और छोटी कंट्रीज पर रिस्ट्रिक्शन लगाएंगी तो दिस इज़ नॉट इक्वालिटी, दिस इज़ नॉट इक्वल लेवल ऑफ रिस्पेक्ट, क्योंकि आप डैमेज कर रहे हो इन्वायरमेंट को और आप एक्सपेक्ट करते हो दूसरे से कि वो प्लांट करें और वो वहाँ पर फर्दर रिसोर्सेज को एक्सप्लोर ना करें। तो दिस इज़ अगेंस्ट द लॉज ऑफ इक्वालिटी। फिर आप देखते हो कि थर्ड कंपोनेंट जो इंडिया का आएगा वो आएगा मीटिंग सिक्योरिटी चैलेंजेस विद इन द कंट्री। तो आपको 3 पता चल गया, पहला आपको हो गया, है ना, पहला आपने देखा मिलिट्री माइट, दूसरा आपने देख लिया कि सॉरी आज खिला, तो दूसरा आपने देखा कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को नॉर्म्स को अपहोल्ड करना, तीसरा आप देखते हो कि यहाँ पर क्या है इंटरनली जो चीज़ें हैं उनको मैनेज करना, है ना, कि थर्ड कंपोनेंट इज मीटिंग सिक्योरिटी चैलेंजेस विद इन इंडिया। क्योंकि आपको पता है इंडिया में डिफरेंट मिलिटेंट्स हैं आपके ग्रुप्स जो क्या कहते हैं सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज रखते हैं। तो इंडिया को एक्सटर्नल के साथ साथ इंटरनल सिक्योरिटी भी मेंटेन करनी है। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी नागालैंड में, मिज़ोरम में, पंजाब में, कश्मीर में, है ना। यहाँ पर जो लोग होते हैं विद नैरो मोटिव्स, नैरो पॉइंट ऑफ व्यू, वो चाहते हैं कि इंडिया में सेपरेटिस्ट चीज़ें टेंडेंसीज बढ़ें और हम इंडिया को सेपरेट कर सकें। अगेन ये सारी चीज़ों का रीज़न एक्सटर्नल कंट्रीज़, पाकिस्तान फ्रॉम वेस्ट एंड चाइना फ्रॉम आपका नॉर्थ। क्योंकि आपको पता है, देखिए जैसे कई लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं, एक चीज़ आपको मैं बताऊं इसमें कि कई लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं कि गवर्नमेंट हमेशा मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी बीजेपी गवर्नमेंट हो चाहे इसके पहले कांग्रेस गवर्नमेंट हो, एनी गवर्नमेंट आई एम टॉकिंग अबाउट, कि गवर्नमेंट हमेशा जो है बस पाकिस्तान पे क्या कहते हैं इम्पोज करती है कि पाकिस्तान की गलती है। बट आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, गवर्नमेंट हमेशा क्रिटिसाइज़ नहीं करती, गवर्नमेंट हमेशा बस बताती है कि हाँ कि जो इसका रीज़न है दिस इज़ अनदर कंट्री एंड वी आर टेकिंग स्टेप्स। क्योंकि आप देखो एक्चुअल में जो रियलिटी है वो चीज़ों को पता होनी चाहिए लोगों को, इस वजह से गवर्नमेंट इन्फॉर्म्स अस कि हाँ ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं इंटरनली, जो सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज बनती हैं, इन सारी की फंडिंग या फिर इन सारे का इन्वॉल्वमेंट में पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स या फिर चाइना इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स नॉर्थ ईस्ट साइड पर, म्यांमार इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स नॉर्थ ईस्ट साइड पर। तो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपको इस तरीके से चीज़ें समझनी होंगी। तो आप यहाँ पर देखो कि इंटरनली जो थ्रेट्स आएंगे इनको भी गवर्नमेंट को कंट्रोल करना है, इंडिया को कंट्रोल करना है कि हम इन सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज़ को समझें और इनको टैकल करें, ताकि यहाँ पर इंडिया में एक डेमोक्रेटिक सेटअप जो बना हुआ है इन चीज़ों को हम कंटिन्यू कर पाए विदाउट एनी प्रॉब्लम, ठीक है। और साथ ही साथ जो टेंडेंसीज है सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज, कई बार क्या होता है कि ये प्रॉब्लमैटिक होती हैं इस वजह से क्योंकि इनकी डिमांड्स डिफरेंट होती हैं। नॉट एवरी टेंडेंसी इज़ मिलिटेंट। कुछ लोगों का पर्सपेक्टिव होता है, कुछ लोगों का कहना होता है कि उनकी कुछ पर्सनल कल्चरल वैल्यूज़ होती हैं, उस वजह से दे आस्क इंडिया कि वो उनकी बात सुने। तो इंडिया, मैंने आपको बताया, कंट्री ने सुना और कई सारी चीज़ों पे इम्प्रूव भी किया। तो आपका इंडिया का जो इंटरनल है थर्ड वाला पॉइंट कि इंटरनली भी चीज़ों को मेंटेन करना है, सो दैट जो यहाँ पर डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सेटअप है ये एक स्मूथ वे में चले और चीज़ों को कंटिन्यू रखे। तो लोगों की डिमांड्स को एक्सेप्ट करना है ना, क्योंकि इंडिया इज़ अ डाइवर्स नेशन। आप नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट में देखोगे तो अक्रॉस द रीजन आपको मल्टीपल रिलीजन्स, मल्टीपल लैंग्वेजेस, मल्टीपल कल्चर्स, है ना, ये देखने को मिलेगा। तो इंडिया एज अ कंट्री इज़ अ वेरी डाइवर्स नेशन और हमेशा इंडिया की गवर्नमेंट ने स्टार्टिंग से ही अक्यूमुलेट करना चाहा है कि हम मैक्सिमम लोगों की चीज़ों को अक्यूमुलेट कर सकें सो दैट ईच एंड एवरीबडी इज ट्रीटेड इक्वली। देन फिर आप देखते हो कि इंडिया का जो लास्ट में चीज़ें हैं इन्वॉल्व करने की कि इकोनॉमिकली हम काम ऐसा करें ईच एंड एवरीबडी इज़ बेनिफिटेड, ठीक है। इकोनॉमिकली हमको सबको ट्रीट करना है इस तरीके से कि रिसोर्सेज का डाइवर्सिफिकेशन हो सके और एवरीबडी इज़ बेनिफिटिंग फ्रॉम दीज रिसोर्सेज डाइवर्सिफिकेशन, ताकि इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़, पावर्टी, हंगर, ये सब चीज़ें कम हो सकें, ठीक है। तो आप देखते हो कि थोड़ा स्टेप्स कई सारी होती है ना
कि जैसे लोगों को कुछ प्रोवाइड करना, फंडिंग आपका रिसोर्सेज के फॉर्म में, है ना, या फिर जॉब्स प्रोवाइड करना, रिजर्वेशन देना, इस तरीके की चीज़ें होती हैं। ये इसलिए ताकि, ठीक है, ताकि इनइक्वालिटीज़ को हटाया जा सके और कंट्री जो डेमोक्रेटिक सेटअप है, इक्वालिटी वाला कॉन्सेप्ट इंडिया का हमेशा रहा है, वो कंटिन्यूड रहे और ज़्यादा इलेबरेट हो। तो आप देखोगे इसमें कि इंडिया ने कई सारी स्टेप्स भी, चीज़ों में इम्प्रूवमेंट लिया है, ठीक है। रिसेंट टाइम में भी आप देखते हो कि अगर आप अभी रिसेंट डेटा भी पढ़ो तो इंडिया ने इधर पिछले 10 सालों में, 15 सालों में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया है लोगों को पॉवर्टी से अपलिफ्ट करने में, इक्वली चीज़ों को, रिसोर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने में, है ना। तो इस तरीके से आप देखने आपको मिलती हैं। फिर आप देखते हो कि यहाँ पर पॉलिटिकली इंडिया को जो है काफ़ी सारी चीज़ें करनी है एज अ गवर्नमेंट। अगर कोई भी गवर्नमेंट सेंट्रल लेवल पे होती है तो हम लोग उस पर सीधे एक चीज़ नहीं कह सकते कि गवर्नमेंट काम नहीं करती। गवर्नमेंट काम करती है, बट होता क्या है, आपका काम ज़्यादा है, कंट्री बड़ी है, डाइवर्स है, इट विल रिक्वायर सम टाइम, इट विल रिक्वायर फ्यू ईयर्स कि वो चीज़ें आपको धीरे धीरे देखने को मिले। जैसे अगर आप बात करो कि आप रिसेंटली अगर देखो तो कितनी ज़्यादा चीज़ें पिछले 10 साल में इम्प्रूव हुई हैं, उसका डेटा आपको अवेलेबल है, नॉट ओनली फ्रॉम इंडियन सोर्सेज, आप फॉरेन लेवल पे भी देखोगे ग्लोबली तो चीज़ें इम्प्रूव हुई हैं, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि कंट्रीज़ को सिर्फ अपनी सिक्योरिटी ही नहीं मेंटेन करनी होती, कंट्रीज़ के ऊपर एक प्रेशर होता है कि वो अपनी डेमोक्रेसी भी मेंटेन रखें, इकोनॉमिक इक्वालिटी भी मेंटेन रखें, ताकि एक डेवलपमेंट हो, ह्यूमन ग्रोथ हो, ह्यूमन होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, जिससे उनकी जो एक आइडिया है डेमोक्रेसी का कि ईच एंड एवरीबडी इज़ इक्वल एंड ईच एंड एवरीबडी इज़ ट्रीटेड इक्वली एंड प्रोवाइडेड विद अ ग्रेटर सिक्योरिटी, उस चीज़ को इम्प्रूव कर सकें। तो आप देखते हो कि कोई भी कंट्री जो है वो सिक्योरिटी के साथ साथ उसके ऊपर एडिशनल चीज़ें होती हैं कि उनको इकोनॉमिक ग्रोथ को कंबाइन करना है विद सिक्योरिटी, फिर साथ ही साथ आपको ह्यूमन डेवलपमेंट भी करना है ना। आपको ग्लोबल लेवल, आपके जो ग्लोबल लेवल पे थ्रेट्स हैं, है ना, पावर्टी, आपका टेररिज्म, इन सब चीज़ों को भी टैकल करना है। तो एक होलिस्टिक आप देखोगे तरीके से चीज़ों को कवर करना पड़ता है। अगर एक कंट्री है तो उसको अपने सराउंडिंग्स में इन सारी चीज़ों को साइमल्टेनियसली टैकल करना है। उसके लिए कंट्रीज़ स्टेप्स लेती हैं, चीज़ों को इम्प्रूव करती हैं, एंड देन आप देखते हो कि उसके रिजल्ट्स भी आपको इम्प्रूवमेंट में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो एक यहाँ पर क्या हो गया कि डेमोक्रेसी भी मेंटेन रहती है। तो इस चैप्टर में आपको ये चीज़ समझनी है कि जो सिक्योरिटी है वो सिर्फ सिक्योरिटी की बात नहीं कि थ्रेट से आपने प्रिवेंट कर दिया, दैट इज़ सिक्योरिटी, या फिर आपने ग्लोबल हंगर आपने अपने लेवल पे हंगर को इरेडिकेट कर दिया तो वो सिक्योरिटी है। आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव ब्रॉड व्यू लेकर चलना पड़ेगा कि आप इकोनॉमिक फ्रंट पे, आप पॉलिटिकल फ्रंट पे, आप जो है मिलिट्री फ्रंट पे, है ना, सोशल फ्रंट पे, राइट्स के फ्रंट पे, इन ईच एंड एवरी डोमेन दैट कंट्री इज डूइंग फॉर इट्स सिटीजन, जिससे उस सिटीजन्स का कंट्री के इम्प्रूवमेंट होगा तो आपका कंट्री का भी डेवलपमेंट होगा, है ना। तो ओवरऑल आपको चीज़ें एक बिगर पिक्चर लेकर चलनी पड़ेंगी सो दैट यू कैन टैकल ईच एंड एवरीथिंग, तब आप एक प्रॉपर वे में सिक्योरिटी को जस्टिफाई कर पाओगे, है ना। तो सिर्फ ये नहीं कि आपने एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री आपने बना ली है तो स्ट्रॉन्ग मिलिट्री आपकी है तो आप सिक्योरिटी जस्टिफाई कर पा रहे हो, नहीं। आपको स्ट्रॉन्ग मिलिट्री के साथ एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, है ना, लोगों के लिए स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट, लोगों के लिए पॉलिटिकल राइट्स, लोगों के लिए इकोनॉमिक राइट्स, लोगों के लिए सोशल राइट्स, ईच एंड एवरीथिंग हैज़ टू बी सॉर्टेड इन अ वे दैट एवरीथिंग इज़ फेयर एंड स्क्वायर, सबके लिए बराबर है, और आप ओवरऑल चीज़ों को टैकल कर पा रहे हो। तब आपने इंश्योर किया है कि एक्चुअली में आपने एक सिक्योरिटी इंश्योर करी है लोगों की, ठीक है। तो आई होप क्लास आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। ये आपका लास्ट पार्ट था, थोड़ा लंबा हो गया है, बट स्टिल बेयर विद मी। आपके लिए मैंने सोचा कि अच्छे से थोड़ा आपको डिटेल एक्सप्लेन कर देंगे तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, ठीक है। कोई डाउट्स होंगे तो प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो थैंक यू मेरे बातें सुनने के लिए फॉर 50 मिनट्स ऑलमोस्ट, है ना। अगर आप इतनी देर बैठे रहे तो अपने लिए क्लैप कर लेना, क्योंकि दिस इज़ द गुड थिंग। आजकल बहुत लोग इतनी देर क्लास में बैठ नहीं पाते हैं। तो थैंक यू क्लास, हैव अ वंडरफुल डे, सी यू इन नेक्स्ट।